नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपकी इन्वेस्टमेंट हो या फिर हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल। आप भी शो में आ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी। तरीका नोट कर लीजिए सबसे पहले 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपना नाम, अपने स्टॉक का नाम और डिटेल्स हमें भेज दीजिए। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर पर ये शो देख भी सकते हैं लाइव। साथ ही हैशटैग आस्क आवाज लिखकर CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ फटाफट से ये देख लेते हैं। जुलाई एक्सपायरी के दिन बाजार में चौतरफा खरीदारी रही। फेड की पॉजिटिव कमेंट्री ने जोश भरा और बाजार में शानदार बढ़त देखने को मिली। आज सेंसेक्स 1041 पॉइंट चढ़कर 56,858 पर बंद हुआ तो निफ्टी 288 पॉइंट चढ़कर 16,930 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 594 पॉइंट की तेजी के साथ 37,378 पर बंद हुआ और BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज बढ़त थी। सबसे ज्यादा खरीदारी रही IT में, रियल्टी, बैंक और मेटल स्टॉक्स में। इसके अलावा एनर्जी, FMCG और इंफ्रा में भी मोमेंटम तेजी का रहा। FIS ने क्या किया है आज के कारोबार में वो फटाफट से देख लेते हैं। FIS ने खरीदारी की है 1637 करोड़ की और DIS ने भी खरीदारी की है 600 करोड़ की। तो यहाँ आंकड़े FIS की ओर से। क्वेरीज आपके शामिल करेंगे और उससे पहले आज के गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है हिम सिक्योरिटी से आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आस्था, स्वागत है आपका। आस्था से चर्चा करेंगे आपके होल्डिंग्स पर, लेकिन पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स जो आए हैं Q1 के, उस पर फोकस कर लेते हैं। कंपनी का मुनाफा जो है वह अनुमान से बेहतर रहा है और अगर सालाना आधार पर देखेंगे तो कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 570 करोड़ से बढ़कर 1188 करोड़ रहा है, जबकि अनुमान 853 करोड़ का था। वहीं कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी रही है। इसके अलावा EBITDA और EBITDA मार्जिन में बढ़ोतरी रही है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए कंपनी के CFO मिस्टर पराग अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। पराग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो अर्निंग हाईलाइट्स बताइए। आपके EBITDA में ग्रोथ रही है, प्रॉफिट भी एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा है, तो रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन फ्रंट पर आउटलुक क्या है, क्या पिक्चर रही इस क्वार्टर में? हाँ, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। सेल्स ग्रोथ हमने 6% रिकॉर्ड करी और इसमें अगर आप ब्रांड डाइवेस्टमेंट का इम्पैक्ट हटा दें और जो कोविड प्रोडक्ट्स की सेल्स हुई थी लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में, उसको अगर एडजस्ट करें तो हमारी सेल्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही है। जो पिछले कई क्वार्टर्स में जो सेल्स ग्रोथ रही है ये उसी रेंज में है। प्रॉफिट जैसा आपने देखा होगा काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। इसमें हमको सुबक्सोन सेटलमेंट का बेनिफिट मिला है और ब्रांड डाइवेस्ट हमने करे हैं कुछ इंडिया में अपने पोर्टफोलियो को रीशेप करने के लिए, उसका भी बेनिफिट मिला है। अगर इन दोनों को हम अलग करें तो उसके अलावा कुछ एडवर्स इम्पैक्ट भी हमने देखे ग्रोस मार्जिन में। जैसे कि हमारा सिडमस ब्रांड जो हमने एक्वायर किया था नोवार्टिस से, उसका ग्रोस मार्जिन अभी लो है क्योंकि उसकी सोर्सिंग अभी हम बाहर से उसको परचेज कर रहे हैं और एक बार हम उसको इंटरनल सोर्सिंग में स्विच करेंगे तो हमारा ग्रोस मार्जिन बढ़ेगा। और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का भी, रूबल का कुछ एडवर्स इम्पैक्ट था। तो अगर ये सारे जो इम्पैक्ट्स हैं उनको आप एडजस्ट करें, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हमारे प्रॉफिट्स भी काफी अच्छे नॉर्मल रेंज में हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि हम अपना जो पोर्टफोलियो है उसको फ्यूचर रेडी कर रहे हैं और हमने इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट मार्केट में कई ब्रांड्स डाइवेस्ट करे हैं जो कि हम लॉन्ग रन में ग्रो नहीं कर सकते। और हमने सिडमस एक्वायर किया है जो कि एक कार्डियोवास्कुलर बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रांड है क्रॉनिक पोर्टफोलियो के लिए। तो हम धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को भी रीशेप कर रहे हैं। ओके, चलिए इसके अलावा अगर हम डिविजन्स की बात करें या फिर ज्योग्राफी वाइज परफॉर्मेंस देखें तो US और यूरोपियन मार्केट्स में फिलहाल सिचुएशन कैसी बनी हुई है? इस बार ग्रोथ कैसी रही है और आगे के लिए आउटलुक क्या है, स्पेशली यूरोपियन और US बिजनेस को लेकर? हाँ जी, तो US मार्केट में हमारी ईयर ऑन ईयर 2% ग्रोथ रही इस क्वार्टर में। कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। चैलेंजेस थे हमारे जो कुछ बड़े प्रोडक्ट्स हैं जैसे सुबक्सोन और आइकोसेप्रेंट, उसमें कंपेटिटिव इंटेंसिटी कुछ बढ़ी, कुछ नए कंपटीशन की एंट्री हुई इस क्वार्टर में। उसके अलावा जो प्राइस इरोजन, जैसे आपको मालूम है वो ट्रेंड है, बिजनेस मॉडल का पार्ट है, वो भी कंटिन्यू रहा। लेकिन ट्रेंड जो था प्राइस इरोजन का वो पिछले क्वार्टर्स के सिमिलर ट्रेंड है, तो उसमें हमने वर्सन नहीं होते हुए देखा ट्रेंड को। तीसरी बात मैं कहूंगा कि हमने 7 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे नॉर्थ अमेरिका में और पूरे साल में हम करीब 25 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। और एक जो लेनाइडोमाइड रेवलिमिड जेनेरिक्स है उसका वॉल्यूम लिमिटेड लॉन्च सितंबर 22 में प्लान्ड है एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ मीनिंगफुल लॉन्च।
तो ओवरऑल यूएस बिजनेस में ये जो प्राइस इरोजन है, हम कॉन्फिडेंट है कि जैसे पिछले 3 साल में हमने उसको ऑफसेट करके न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के साथ हमने बिजनेस को ग्रो किया है। वी विल कंटिन्यू टू ग्रो इन आवर नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉलेटिलिटी रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द लॉन्च टाइमिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। और यूरोपियन बिजनेस इस क्वार्टर में रिपोर्टेड ग्रोथ 4% है, लेकिन अगर आप यूरो के फॉरेन एक्सचेंज इंपैक्ट को हटा के देखें तो करीब 12% ग्रोथ आई है यूरोपियन बिजनेस में। और ये बिजनेस भी हमारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस स्ट्रांग हैं, एंड वी आर होपफुल दैट विल कंटिन्यू टू ग्रो द यूरोपियन बिजनेस आल्सो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने प्रोडक्ट्स का जिक्र किया कि सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ी सी वॉलिटिलिटी रहेगी डिपेंडिंग कि आपके प्रोडक्ट्स कब लॉन्च होंगे, तो मैं प्रोडक्ट्स पर ही आपकी फिलहाल की सिचुएशन समझना चाहती हूँ। कितने प्रोडक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं जो लॉन्च होने हैं? कितने प्रोडक्ट्स के लिए आपने ANDA फाइलिंग की है? क्या स्टेटस है प्रोडक्ट फ्रंट पे? तो हमारे नॉर्थ अमेरिका बिजनेस में देखिए आज की तारीख में करीब 160 प्रोडक्ट्स हैं जो कमर्शियल हैं। उसके अलावा रफली 170 टू 180 प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में है, और इनमें से लगभग 50% यानी कि 86 से 87 में एंडा फाइल हो चुका है, और बाकी प्रोडक्ट्स अंडर डेवलपमेंट है। और जो 86-87 प्रोडक्ट्स में जो हमने फाइल किया हुआ है उसमें से रफली 50% जो हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं, 40 to 50%। और इसमें से कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वी बिलीव कि वो फर्स्ट टू फाइल अपॉर्चुनिटी है। तो हमारी जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो स्ट्रांग है, और जो हमने इन्वेस्टर डे किया था पिछले महीने उसमें हमने कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्क्लोज भी किया था जो कि अंडर डेवलपमेंट हैं या फाइल हो चुके हैं, और जिसमें अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंट है, जैसे लिराग्लुटाइड, सिमाग्लुटाइड, रेस्टिनिब एंड सो ऑन। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि हम अपनी पाइपलाइन की जो हमारी क्वालिटी है उसके बारे में काफी कॉन्फिडेंट है। ठीक है, चलिए शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए और अपने अर्निंग्स के बारे में बताने के लिए और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। तो कंपनी कॉन्फिडेंट है फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, यही मिस्टर पराग अग्रवाल हमें बताते हुए। क्विकली डॉक्टर रेड्डीज पे राय ले लेते हैं आस्था की अर्निंग्स के बाद। आस्था, क्या सजेशन आपके डॉक्टर रेड्डीज पर पोस्ट अर्निंग्स? मेरे हिसाब से डॉक्टर रेड्डीज की अगर हम बात करें तो मेरे को ये स्टॉक अभी तो ठीक ही लग रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से अभी तो पोजीशंस को कंटिन्यू करना चाहिए। पोस्ट अर्निंग्स मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एक उछाल हमें इसकी प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। सो 40 to 60 के आसपास का आज का इसका आधा प्रतिशत के नीचे की तरफ का क्लोज था, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से यहाँ पे अर्निंग्स आई है, हमने दोनों ही पार्ट पे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हो, पैट हो, अच्छा खासा यहाँ पे एक जंप देखा है जो ये स्टॉक प्राइसेस को आगे भी ड्राइव करेगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी जिन्होंने लिया हुआ है। नई खरीद की अगर किसी की इच्छा है तो वो थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है तो वहां पे नई खरीद करे। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया लेवल बनता है 4190 यानी कि 4200 के आसपास। तो वहां पे बिल्कुल खरीद करने की सलाह रहेगी। ठीक, चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। मनोज पहले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास 2 शेयर हैं, शारदा कॉर्प और जेंसा टेक। शारदा कॉर्प पे 50 शेयर है मेरे पास @565, और जेंसा टेक के हैं @250। मैं दोनों में लॉन्ग टर्म का व्यू है और ऐड करना चाहता हूँ, या आगे के लिए मैं क्या करूँ इसमें, ये राय जाना है। ठीक है, तो आस्था लॉन्ग टर्म व्यू है, और बताइए क्या सजेशन आपका रहेगा इन दोनों स्टॉक्स पर? शारदा क्रॉपकॉम में बाइंग है 565 की और जेंसर टेक में 250। तो जेंसर टेक इनके बाइंग प्राइस के आसपास कारोबार कर रहा है, क्या करें लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से? देखिए, सबसे पहले अगर शारदा क्रॉपकेम की बात करें तो स्टॉक अभी थोड़ा सा तो वीक लग रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ी और गिरावट आ सकती है स्टॉक में, तो तैयार रहें। एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को स्टॉक में कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे जो रहेगा वो 520 का, क्योंकि आज का क्लोज है, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन यहाँ पे 500 के आसपास। तो 500 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजीशंस को कैरी करें। यहाँ पे एक बार ऊपर में मेरे को लगता है 540 और जो इनकी खरीद का लेवल आता है, तो वहां पे मैं
निकलने की सलाह दूंगी क्योंकि चार्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है। तो 520 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजीशंस को कैरी करें, लेकिन ऊपर में निकलने का प्रयास करें। दूसरी तरफ अगर जेंसा टेक्नोलॉजी की बात करें तो जेंसा टेक्नोलॉजी में भी अभी चार्ट्स यहाँ पे काफी ज्यादा वीक बने हुए हैं, अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से पार्शियल प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, और पार्शियल पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन वो जो पोजीशन को होल्ड करेंगे उसमें भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख लें। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे जो रहेगा वो 225 के आसपास रहेगा। 225 के स्टॉप लॉस के साथ जेंसा टेक्नोलॉजी की पार्शियल पोजीशन को कंटिन्यू करें। ऊपर में तेजी लौटी तो वापस से हमें यहाँ पे जो लेवल देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 255 से लेके 268 के रहेंगे। ठीक है, जोगेश्वर है हमारे साथ अब फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए हैदराबाद से। जोगेश्वर जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग दीपाली जी। I have ये राजेश एक्सपोर्ट्स 158,560 है राजेश एक्सपोर्ट्स, एंड सोना BLW 200 576 में है। सो इसका इन्वेस्टमेंट इज शॉर्ट टर्म ही समझिए, विद इन 12 months anytime I will book profits. What can be the outlook? ठीक है, आप मुझे एक बार बाइंग प्राइस दोबारा बता सकते हैं अपने दोनों स्टॉक्स की? Yes, Rajesh Exports 560 at 560 150 shares. Okay. Sona BLW 200 at the rate of 576. ओके ठीक है, तो ये तो क्लियर किया इन्होंने आज तक इनका शॉर्ट टर्म का व्यू है। 576 की बाइंग है सोना BLW में, राजेश एक्सपोर्ट्स 560 के लेवल्स पर है। दोनों स्टॉक्स इनके भाव से थोड़ा थोड़ा नीचे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले राजेश एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये स्टॉक एक रेंज में घूमेगा। रेंज तकरीबन जो निकल के आ रही है वो 570 से लेके 650 के बीच में रहेगी। तो कुछ दिनों तक ये इसी में घूमता रहेगा, बट इनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्ट रखना है तकरीबन 565 के आसपास। तो 565 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कैरी करें। एक बार मेरे हिसाब से 600 के ऊपर क्रॉस किया तो 650 से लेके हमें यहाँ पे 690 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। राजेश एक्सपोर्ट बने रहने की सलाह है। दूसरा सवाल इनका सोना BLW पे था। सोना BLW की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से ये भी क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो यहाँ पे स्टॉक बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन हो रहा है। एक चीज का ध्यान रखें, अगर किसी भी वजह से ये नीचे में 519 के नीचे जाता है, 520 के नीचे क्लोज करता है तो एक बार निकलना बेटर ऑप्शन रहेगा क्योंकि स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक बार उस लेवल को अभी तो एक स्टॉप लॉस बना के पोजीशंस को कंटिन्यू करें। ऊपर में तेजी लौटी तो वापस से हमें 600 के लेवल देखने को मिलेंगे। सोना BLW में लगाएंगे स्टॉप लॉस 518 का। दोनों स्टॉक्स होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस आपको आसाने और टारगेट्स भी सजेस्ट किए हैं। संजय है हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से। संजय नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हेलो, अपना सवाल पूछिए प्लीज। मैम जी, मैम मेरे पास दो स्टॉक है, एक टेम्स का। ओके, टेम्स का 31 शेयर्स है, बाइंग प्राइस है उसका 3802। दूसरा है लाल पैथ लैब, ओके, जिसका बाइंग प्राइस है 2810। तो 2810 और 3810 ये है आपका दोनों ही स्टॉक्स में बाइंग प्राइस। विजन आपका लॉन्ग टर्म का है दोनों ही शेयर्स में? नहीं मैडम, ये शॉर्ट टर्म का था, लेकिन जिस हिसाब से लॉस में जा रहे हैं इसको हम लॉन्ग टर्म स्टे कर सकते हैं। ओके, नुकसान में तो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स क्योंकि अब 2144 पर आ चुका है। नंबर्स भी आए थे एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहे थे। आशा लॉसेस में है दोनों ही पोजीशंस, क्या सजेशन रहेगा कैम्स और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स? देखिए, कैम्स की अगर हम बात करें तो क्योंकि 2810 के आसपास का इन्होंने बताया है तो अभी तो काफी नीचे चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी बने रहना चाहिए क्योंकि वीकली चार्ट्स पे यहाँ हायर हाइस और हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है जो दर्शाती कि स्टॉक यहाँ पे एक तेजी का रुख बना सकता है, प्रोवाइडेड अगर आने वाले दिनों में एक क्लोजिंग अगर 2450 के ऊपर 2460 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देगा तो वापस से तेज हो जाएगा। इसलिए आराम से यहाँ पे बने रहें। इनिशियल टारगेट इसमें जो हमें देखने को मिलेगा 2460 के ऊपर गया तो मेरे हिसाब से
यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हमें 2800 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल बने रहना है। लेकिन स्टॉप लॉस के तौर पे एक अच्छा लेवल आता है 2280 का। 2280 के स्टॉप लॉस के साथ 2800 के टारगेट्स के लिए कैंप्स में लॉन्ग टर्म में बने रहें। दूसरा सवाल इनका किस पे था दीपाली? सेकंड स्टॉक डॉक्टर लाल पैथलैब्स। जी बिल्कुल, डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात करें तो मेरे हिसाब से डॉक्टर लाल पैथलैब्स अभी यहाँ पे चार्ट्स के हिसाब से अच्छी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा गिर चुका है। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, किसी भी वजह से अगर स्टॉक 1950 के नीचे क्लोज कर देता है तो मेरे हिसाब से फिर दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पे फिर निकलना एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो 1950 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो बने रहें, लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर जाएं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा तेजी लगती नहीं है। और उसकी जगह चाहें तो ये आईसीआईसीआई बैंक या फिर एसबीआई खरीद सकते हैं, दूसरे सेक्टर की कंपनी है, लेकिन नुकसान की भरपाई करती हुई नजर आएगी डॉक्टर लाल पैथलैब्स। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है, एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1950 के आसपास, वो लेवल टूटे तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। कैम्स आप होल्ड कर सकते हैं। गिरीश मिश्रा है हैदराबाद से। गिरीश, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम। मेरा सवाल है, मेरे पास हिमाद्री स्पेशलिटी 1000 शेयर है 66 के भाव पे, और एक और पंजाब नेशनल बैंक है 2041 के भाव पे। तो मुझे 2 से 4 महीने का मेरा व्यू है, क्या करना चाहिए? 2 to 4 मंथ्स का व्यू है हिमाद्री स्पेशलिटी और पीएनबी में 41 रुपए की खरीदारी या 32 पर ट्रेड हो रहा है। हिमाद्री स्पेशलिटी 66 की बाइंग है, ये भी काफी लॉसेस दे रहा है। तो बताइए, होराइजन तो इनका छोटा ही है, स्टॉक्स ऐसे हैं दोनों जो कि नुकसान दे रहे हैं काफी और चले भी नहीं है बहुत टाइम से। देखिए दीपाली, मेरे हिसाब से जो, क्योंकि 2-3 महीने का इन्होंने व्यू दिया है, तो मंथली चार्ट पे हिमाद्री स्पेशलिटी थोड़ा सा यहाँ पे ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। इस मंथ की क्लोजिंग अगर इसने एनीवेज मेरे हिसाब से 85-86 रुपीज के ऊपर कर दी तो एक काफी अच्छा यहाँ पे एक चार्ट का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, और ये मंथली चार्ट का है जो कि थोड़ा लंबा होगा। तो एक बार इस मंथ की क्लोजिंग तक तो जरूर रुके, और 86 के ऊपर अगर क्लोज किया हुआ लगता है तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहे। मेरे हिसाब से फिर यहाँ पे इनको बिल्कुल इनके लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक स्टॉप लॉस के तौर पे ये चाहें तो लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस तकरीबन से हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में जो रहेगा वो यहाँ पे आ रहा है 78 के आसपास। उसके नीचे बंद होता है तो ही ट्रिगर करना है, नहीं तो बने रहना है। 86 के ऊपर गया तो हमें यहाँ पे 93 से लेके 99 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी में। और पीएनबी में क्या करें? पीएनबी की बात करें तो देखिए दीपाली, फंडामेंटली भी इस बैंक के साथ एक ही दिक्कत है, एनपीएस बहुत हैवी रहते हैं, तो वो एक फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से बैंक ज्यादा चलता नहीं है। टेक्निकली बात करें तो अभी कंसोलिडेशन से बाहर निकलने का प्रयास हो रहा है, और वो भी वीकली चार्ट्स पे, जो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन बताते हैं। अगर इस वीक में यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में 34 रुपए के ऊपर अगर इसने क्लोज कर दिया तो ये अच्छी तेजी में लौटेगा। तो पीएनबी में बने रहना है। फंडामेंटली इतना सॉलिड नहीं है लेकिन टेक्निकली अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। 34 के ऊपर का क्लोज किया तो यहाँ पे हमें इनिशियल टारगेट 38 और उसके बाद 43 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे बने रहिए, समय सीमा यहाँ पे 1-2 महीना रखिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो रखा जाएगा वो तकरीबन यहाँ पे 29 रुपीज का रहेगा। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। अशोक हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अशोक जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। मेरे पास में एनसीसी के 400 शेयर है, एवरेज प्राइस है 72 रुपीज, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने लिया है। तो इसका क्या व्यू रहेगा? और दूसरा मेरे को लेटेंट व्यू पे भी पूछना था कि मैं अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करूँ लॉन्ग टाइम के हिसाब से तो कैसा है स्टॉक? तो आशा बताइए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेटेंट व्यू, और एनसीसी तो लॉस दे रहा है। एवरेज बाइंग प्राइस है इनके 72 की, तो यानी इन्होंने तो काफी ऊपर खरीदा होगा। क्या करें दोनों शेयर्स में? देखिए एनसीसी तो चार्ट्स पे यहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस ही दिखा रहा है, और इनफैक्ट अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे, वो भी मूविंग एवरेजेस वीकली चार्ट पे दिखाते हैं जो थोड़ा लंबा यहाँ पे हो सकता है कि डाउनसाइड दिखाए, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक उछाल देखा था। मेरे हिसाब से अगर ये वीक का क्लोज आ जाता है 60-61 रुपए के ऊपर तो एक बढ़िया तेजी लौटेगी। अभी तो अपनी पोजीशन को यहाँ पे कंटिन्यू करें, स्टॉप लॉस लगा ले तकरीबन 52 का। 61 के ऊपर का अगर क्लोज आ गया तो मेरे हिसाब से 66 से लेके 70 के भी लेवल हमें ये काउंटर दिखा सकता है, तो बने रहना है एनसीसी में। ओके, चलिए ठीक है, तो ये राय आपको मिली है।
एनसीसी पर और उसी के हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर से क्वेश्चंस को करते हैं पिक फटाफट से, और एक सवाल ले लेते हैं। और ये सवाल हमें ट्विटर पर भेजा है विशाल सक्सेना ने। गोदावरी इस्पात, ये स्टॉक इन्होंने खरीदा हुआ नहीं है आज तक, खरीदना चाहते हैं तो जानना चाहते हैं एंट्री लेवल बेटर कौन सा रहेगा, इन्हीं लेवल्स पे ले या रुके? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर गोदावरी पावर इस्पात की बात करें तो मेरे हिसाब से इनको जिस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए वो 295 के अबव है। ऑल्दो यहाँ से थोड़ा सा मैं ऊपर का बता रही हूँ, लेकिन उसमें कंफर्मेशन ज्यादा आएगी क्योंकि वो एक 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अबव का क्लोज होगा। तो अभी ना खरीदें, 295 के ऊपर क्लोज आता है तो ही खरीदें, और उसमें फिर एक स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो तकरीबन रहेगा 280 का। तो 280 के स्टॉप लॉस के साथ 295 के ऊपर की खरीद रखनी चाहिए, और टारगेट्स फिर हमें जो देखने को मिलेंगे वो 310 से 320 के रहेंगे। ठीक है, एक और सवाल लेंगे। ट्राइडेंट पे नवम अरोना ने सवाल भेजा है, शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, बाइंग प्राइस है 38.45 का, जाना चाहते हैं स्टॉप लॉस कहाँ रखे और क्या एक्सपेक्टेड टारगेट्स है? जी ट्राइडेंट अभी यहाँ पे और भी ज्यादा गिर सकता है तो तैयार रहें वॉलेटिलिटी के लिए। स्टॉप लॉस क्योंकि इन्होंने रखने की बात की है तो 35 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर 35 और टू बी वेरी प्रिसाइज 33 का रखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो 33 के स्टॉप लॉस के साथ अभी पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन अगर 33 ट्रिगर होता है तो निकलना एक बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर इसमें तेजी आई तो 40 के ऊपर क्रॉस करना जरूरी है, और उसके बाद तेजी लौटेगी जो हमें दिखा सकती है स्टॉक प्राइसेस 43 से लेके 45 के लेवल्स तक। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है गौरव ने दिल्ली से। अंबुजा सीमेंट 373 की बाइंग है, व्यू है शॉर्ट टर्म? जी बिल्कुल, अंबुजा सीमेंट की यहाँ पे बात करें शॉर्ट टर्म व्यू है। शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है चार्ट पे, तो एक स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहें। स्टॉप लॉस 365 का है। तेजी में अगर लौटना होगा तो 375 के ऊपर का क्लोज देना जरूरी है इस काउंटर को। 375 के ऊपर का अगर क्लोज मिला मेरे हिसाब से तेजी आ जाएगी और स्टॉक प्राइसेस को ड्राइव करेगी 390 के लेवल तक। तो बने रहें, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा 365 का। सुरेंद्र भेष्ट ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर ही। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के 1000 शेयर्स हैं 925 के एवरेज बाइंग के हिसाब से, और ये स्टॉक था जो ऑल टाइम हाई पे भी गया, तो इनका पैसा तो डबल हो चुका है और क्वांटिटी भी ह्यूज है। 1000 शेयर HAL के, तो उस हिसाब से लगाइए काफी अच्छे प्रॉफिट में है। जानना चाहते हैं कि व्यू 2 साल का है तो यहाँ पे प्रॉफिट्स लें या होल्ड करें भी? मेरे हिसाब से तो रुकना बेटर ऑप्शन है। रुक जाइए, 2200 तक के इनिशियल टारगेट है। वैसे तो 2 साल का व्यू है, लेकिन मैं इनिशियल टारगेट्स यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ जो 2200 के रहेंगे। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे और सेफ साइड होना चाहे तो एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो तकरीबन यहाँ पे रहेगा 1750 के आसपास। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये सजेशन आपको दिए गए हैं। फिलहाल सवाल इतने ही शामिल करेंगे, लेकिन जाने से पहले आस्था के क्लोजिंग कमेंट्स ले लेते हैं। आस्था, आपकी ओर से कोई डिस्क्लोजर? जो भी स्टॉक्स आज हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे PMS की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका आस्था आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतने खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।